अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आप क्लैट पीजी 2024 एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच जरूर रहे हैं और आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि सर, जो कि अभी मेरे पास टाइम इतना ज्यादा है, करीब 1 साल का टाइम है मेरे पास, तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करता हूं फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनके ऊपर मैं अगर अभी से ध्यान देना शुरू करूं ना, अभी से मैं पढ़ना शुरू करूं, तो मैं करीब 6 महीने के अंदर उनकी पढ़ाई खत्म करके फिर जो बचे हुए 6 महीने हैं उसके अंदर मैं रिवीजन पे ध्यान दे पाऊं, मॉक पेपर्स पे ध्यान दे पाऊं, केसेस पे ध्यान दे पाऊं, ताकि जो मेरी ऑल ओवर प्रिपरेशन है ना, वो काफी बढ़िया से हो जाए। तो उस चीज का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जहां पे मैं आपसे बात करूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना, जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की इस बार जरूरत है क्लैट पीजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन से हैं। और ये चीज मैं बेसिकली आपको समझाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, जो भी आपका पेपर पैटर्न रहा है, जो भी चेंजेस आए हैं, किस तरीके से यहाँ पे क्लैट ने इवॉल्व करा है पूरे पेपर को, और अब अगले साल आप क्या एक्सपेक्ट करने का सोच सकते हो। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं शुरुआत से, सबसे पहले तो आपका जो मेजर पैटर्न का चेंज आया था ना क्लैट पीजी एग्जाम में, वो आया था आपका 2020 के अंदर। 2020 में क्लैट पीजी ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें कि उन्होंने कहा कि आज से हम लोग ना पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, और हम लोग अपने पेपर्स के अंदर 12 पैराग्राफ देंगे, और हर पैराग्राफ के अंदर हम लोग 10 क्वेश्चन ईच पूछने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने फर्दर ये बोला कि जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन पैराग्राफ कि वो कहां से डिराइव होंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे आपके लैंडमार्क केसेस से। ठीक है, केवल और केवल लैंडमार्क केसेस पे यहाँ पे बात हुई थी, मतलब वो केसेस जो कि या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के थे किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए, या फिर वो सब आपके केसेस ऐसे जिनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ में, इस टाइप के इन्होंने यहाँ पे कहा होगा। फिर जब एग्जाम रियलिटी में हुआ तो करीब आपके 6 पैराग्राफ ऐसे थे जो कि लैंडमार्क केसेस में से आए, और बाकी जो आपके पैराग्राफ थे उसमें आपका इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडेड था, उसमें आपका जूरिस्प्रूडेंस इंक्लूडेड था, एक पैराग्राफ आपका लेबर लॉ का इंक्लूडेड था, फिर आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड थे। तो इस तरीके से इन्होंने ना एक डिफरेंशिएशन करा कि हम लोग 6 पैराग्राफ जो है वो हम लोग लैंडमार्क केसेस से जुड़ा हुआ पूछेंगे, और उसके बाद के जो हम लोग के 6 पैराग्राफ है वो हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाके पूछेंगे, और साथ में 2-3 आपके सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे उसके अंदर जो कि हम लोग मिसलेनियस रखेंगे। ठीक है, जैसे लेबर लॉ हो गया, जैसे आप बात करते हो आईपीआर की, जैसे इस बार इन्होंने 2023 में ये काम करा, उस तरीके की इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन उसके बाद जब 2021 का पेपर हुआ तो उसमें उन्होंने उठा के पैटर्न को चेंज करा। इस बार इन्होंने क्या करा, इन्होंने उठा के दिए 20 पैराग्राफ और 6 क्वेश्चंस ईच यहाँ पे इन्होंने देना शुरू किया। तो इससे हुआ क्या कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे 12 पैराग्राफ इन्होंने जब देते थे ना, तो वहां पे पैराग्राफ की जो लेंथ होती थी ना वो लंबी होती थी। तो आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए पहले पूरा पैराग्राफ, अगर मान लो आपको आंसर डायरेक्टली नहीं आता है तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के फिर आंसर निकालना पड़ेगा, तो पेपर की लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई अब हम लोग आपको ना 20 पैराग्राफ देंगे, तो उसकी वजह से जो पैराग्राफ की लेंथ थी वो तो छोटी हुई, लेकिन जो अमाउंट ऑफ टाइम आपको लगता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर जाके आंसर्स निकालने में, सोचने में, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। अब इसके अंदर भी इन्होंने पैटर्न मोर और लेस सेम रखा, और इन्होंने कहा कि वो ऐसे 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट मानते हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डिच नहीं करेंगे। वो 6 सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से थे? वो आपके 6 सब्जेक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला सब्जेक्ट था वो था आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का, इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ और क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ के अंदर ये लोग इंटरचेंजेबल तरीके से जाते थे कि कभी मान लो आईपीसी दे दिया, कभी सीआरपीसी दे दिया, ठीक है, कभी एविडेंस दे दिया। इस तरीके से ये इन लोग का फिक्स रहता था कि भाई हम लोग ये जो 3 आपके सब्जेक्ट्स है ना, ये क्रिमिनल लॉ में, और बाकी फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल, ज्यूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे क्लैट पीजी पूछता है, पूछता आया है और आगे भी पूछता रहेगा। तो वन थिंग दैट यू कैन बी 100% सर्टेन ऑफ इज की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज हियर टू स्टे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि क्लैट पीजी 2024 में आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और इसका जो आपका मैं बात करूं परसेंटेज, तो कम से कम 25% मान लो कि वेटेज आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की होती है। हर साल ये ट्रेंड रहा है, कभी कभी ज्यादा भी रहा है, और 25 से नीचे कभी ये गया ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे क्लैट पीजी एग्जाम में, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। फाउंडेशनल कंसेप्ट के ऊपर मैं अगर बात करता हूं, खास करके पार्ट 3 हो गया, ठीक है,
इसके बाद आप अगर मान लो डिराइव करना चाहते हो इस चीज के बारे में कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि पार्ट 3 चलो हमने अच्छे से पढ़ लिया, डीपीएसपी भी चलो हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, लेकिन इसके बाद के जितने पार्ट्स हैं वो काफी ज्यादा वाइड हैं। तो आपको बेसिकली इस चीज से फोकस करना है इस बार अराउंड कि 2010 से लेकर 2023 के बीच में जो जो आपके इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं, लैंडमार्क केसेस खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, उसके अंदर जो जो टॉपिक यहां पे टच हुआ उसको आपका फाउंडेशनल यहां पे कवर्ड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर। एंड दैट इज दैट वन थिंग जो कि आपको पढ़ के जानी है। मैं बता रहा हूं द कंसोर्शियम कैन गो ऑफ आइदर ऑफ द टू वेज। आइदर वो लोग आपसे पूछेंगे रिसेंट में जो कि उन्होंने 2021 में 2022 में करा, या फिर वो आपसे पूछेंगे पुराने लैंडमार्क केसेस जो कि उन्होंने 2020 में और 2023 में करा। इन आइदर ऑफ द टू केसेस आपके पास यहां पे सीधा सीधा ऑप्शन है कि आप 2010 से लेकर 2023 के लैंडमार्क केसेस और उसके अलावा जो आपके रिसेंट में केसेस आते रहते हैं, ठीक है, हर महीने जो आपके छोटे 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 केसेस आते हैं, चाहे आप बात करो किसी डिवीजन बेंच की, 3 जज बेंच की, जितने इंपॉर्टेंट डिसीजन आ रहे हैं ना, आप लाइव लॉ की जाइए, समरीज फॉलो करिए, आप संभव लॉ में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उनको आपको पढ़ना है। उनके अंदर से जो जो प्रोविजन यहाँ पे छुआ जा रहा है, यू हैव टू स्टडी दैट इन वेरी वेरी गुड डिटेल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और इसके अलावा मैं बात करूं, मैं जैसे बात कर रहा था पेपर पैटर्न की, तो 2021 में और 2022 के अंदर उन्होंने देखिए क्या किया था ना, 20 पैराग्राफ 6 क्वेश्चन उन्होंने दिए, और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे वो आपके कांस्टेंट थे। एक जो चीज उन्होंने और ऐड करी वो ये था कि कॉन्टिन्यूटी इन्होंने 2023 में अब बना दिया कंपनी लॉ की, ठीक है। कंपनी लॉ के जो पैसेज है ना, अब कॉन्स्टेंटली आप समझ लीजिए पिछले 3 साल से बैक टू बैक आ रहे हैं। सो इट कैन बी सेड कि कंपनी लॉ इज वन ऑफ दैट सब्जेक्ट जिसको कि आप उम्मीद कर सकते हो कि दोबारा आने का चांस है 2024 में, तो इसको आप छोड़ के जा नहीं सकते हो। ऑल्दो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग जिनको कंपनी लॉ का आइडिया बिल्कुल नहीं है, या फिर उन्होंने पढ़ा था केवल एग्जाम के लिए पर्पस के लिए, बाद में उन्होंने कभी उसको किताब उठा के देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये जो एग्जाम है ना, ये यहाँ पे आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए बना है। ये यहाँ पे ये टेस्ट करने के लिए बना है कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी कैसी है। तो अगर आप केवल बात करते हो कंपनी लॉ के हिसाब से, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपको पता होना चाहिए। जो रिसेंट में या फिर जो पुराने थोड़े से केसेस आए हैं वो आपको पता होने चाहिए। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा हूं तो उसको पढ़ के अगर मैं आंसर लग पा रहा हूं, टिक मार पा रहा हूं, देन आई एम दैट पर्सन जो कि आराम से क्लैट पीजी के अंदर बढ़िया स्कोर कर सकता है। द मेन पॉइंट इज कि आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी से उठाइए और उठाकर पढ़ना शुरू करिए। जितने ब्लॉग्स हो सकते हैं, जितने केसेस हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, पढ़ने की आदत बनाइए। मॉक पेपर्स में अगर आपको एनरोल करना है बाद में आप एनरोल भी करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बने, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मान लो अगर आप कंपनी में पढ़ के नहीं भी जाते हो ना, तो एटलीस्ट पैराग्राफ के अंदर से तो आप आंसर पढ़ के निकाल पाओ, बिकॉज टाइम बहुत लगता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर आगे बात करूंगी, अगला सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो है आपका क्रिमिनल लॉ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिंग बेसिस पे चलता है कि कभी सीआरपीसी पूछ लेंगे, कभी आईपीसी पूछ लेंगे और कभी एविडेंस पूछ लेंगे। और जब इन सब तीनों सब्जेक्ट से इन लोग का मन भर जाएगा, तब ये लोग जाते हैं किसी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो कि नीश होता है। जैसे कि मान लो 2022 में इन्होंने करा था जेजे एक्ट का, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जाएंगे यूएपीए एक्ट पे कभी कभी चले जाएंगे, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट पे चले जाएंगे। और ये जितने आपके एक्ट्स है ना, इनका कोरिलेशन आईपीसी के साथ और सीआरपीसी के साथ हमेशा से ही रहता आया है। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट्स है ना, आईपीसी, ये सॉरी जेजे एक्ट, यूएपी, एनडीपीएस, इन सब्जेक्ट्स को आपको कोरिलेट करके पढ़ना है विद सीआरपीसी एंड आईपीसी। एंड दैट इज द वे टू गो व्हाइल स्टडीइंग। बिकॉज आपको लगेगा कि सर इनकी बेरैक्ट इतनी लंबी है, मैंने चलो एक बार पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ लेने के बाद मुझे सर याद नहीं रहता है बिकॉज इतने सारे प्रोविजंस है, मैं कैसे वो करूं। तो द बेस्ट आंसर इज कि जो जो रिसेंट केसेस आ रहे हैं ना, उनको देखते जाओ इन सब पर्टिकुलर बेरैक के अंदर से, और उसके बाद उसको कोरिलेट करके पढ़ो सीआरपीसी आईपीसी के साथ। दैट इज द बेस्ट वे टू स्टडी एंड टू रिमेंबर कि इसके अंदर क्या आया। और इसके अंदर फिर बेरैक्ट के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंटर्स है ना, पावर्स कौन सी है, कौन कौन से आपके पेनलाइजिंग प्रोविजंस है, क्या क्या आपके डेफिनेशन है, बाकी जितनी चीजें हैं उनको देख के चलो। दैट इज दैट वन वे यू कैन वेरी इजिली प्रिपेयर फॉर क्रिमिनल लॉ एज अ होल। मैं अगर बात करता हूँ, बड़ा चंक होता है आपका एग्जाम का, ऑल्दो क्वेश्चंस इसमें से कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाएंगे, कभी कभी बहुत कम आ जाएंगे। जैसे इस बार आपका पेपर था
उसमें केवल ललिता कुमारी का जो पैराग्राफ था वो आया, और इसके अलावा अर्जुन पंडित राव गोरंतियाल का पैराग्राफ इन्होंने दे दिया, वो एविडेंस वाला था। ठीक है, तो ये दोनों पैराग्राफ के अलावा इन्होंने आईपीसी बिल्कुल ही हवा गोल गायब कर दिया, डब्बा गोल हो गया। तो आप सोचोगे कि सर आईपीसी पे पढ़ने का फायदा क्या है, सीआईपीसी, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। बिकॉज इससे मैटर नहीं करता कि क्लैट क्या करेगा, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट रखेगा, बिकॉज हर साल पैटर्न ये लोग चेंज कर रहे हैं। आपका धर्म ये बनता है कि आप हर सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दो। बिकॉज अगर आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे तो आप एक समझ लीजिए एक गेम होता है ना रशियन रूलेट का, जहां पे आपके पास एक बंदूक होती है, आपने देखा होगा फिल्मों में कि वो लोग ऐसे निकालते हैं, उसके अंदर एक गोली डालते हैं, उठा के बंद करके ऐसे घुमा देते हैं रिवॉल्वर को, और फिर वो कटपट्टी पे रख के चलाते हैं, और फिर मान लो ऐसे बजा कटक तो हो सकता है बच गया, लेकिन वो एक गोली अगर चल गई देन बस गेम डन है। तो ये रशियन रूलेट की तरह है, आप यहाँ पे चांस नहीं ले सकते, सब कुछ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। जो मैं इस वीडियो में बात करूं सारे के सारे सब्जेक्ट, छोड़ना कुछ नहीं, फाउंडेशनल एस्पेक्ट के हिसाब से बता रहा हूं। अभी आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केस लॉ पढ़ना शुरू करो, वो काम आप उस पर छोड़ दो। मैं आपको आप पूरे साल बैठ के ना जो इंपॉर्टेंट आपके पुराने वाले केस है, जो आपके रिसेंट के केस है, उसका मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितना हो पाए सिग्निफिकेंट चंक आपको मैं बताऊं, पढ़ाऊं, और बाकी फाउंडेशनल यू हैव टू डू इट। और साथ में अगर आप बात करते हो कि अगर अगला सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो अगला सब्जेक्ट है आपका फैमिली लॉ। अब आप कहोगे सर 2023 में तो फैमिली लॉ आया ही नहीं, क्या हुआ ये सर, तो बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। लेकिन आप ये देखोगे कि जो फैमिली लॉ है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं कि केसेस आए नहीं थे, बस यहाँ पे कंसोर्शियम का मन नहीं था इस बार फैमिली लॉ का क्वेश्चन देने का, बिकॉज उनके पास केवल अब यहाँ पे 12 पैराग्राफ ही थे। उन्होंने पैटर्न को 2020 की तरफ भेजा, तो जो कि 12 ही पैराग्राफ थे इनके पास, तो इन्होंने कहा कि चलो हम लोग एक आध सब्जेक्ट ना हटा देते हैं। और इन्होंने क्या करा कि कंपनी लॉ के ना इन्होंने 2 पैराग्राफ दे दिए। चाहते तो फैमिली लॉ का दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। लेकिन आप फैमिली लॉ को छोड़ के जा नहीं सकते, बिकॉज पिछले 3 साल से जो आपका 20 का 21 का 22 का पेपर रहा है उसमें आया है हर बार। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फैमिली लॉ को पढ़ के जाओ, और फैमिली लॉ पढ़ना कंपैरेटिवली आसान होता है। इसमें आपकी मेन 4 बेयर एक्ट्स होती हैं, उन 4 बेयर एक्ट्स को पढ़ा, फिर आपके जो इधर उधर के 2-3 बेयर एक्ट होते हैं उनको आपने कर लिया। अमन लोहिया किरण लोहिया वाला जो आपका केस आया था, उसके अंदर आपका जो बेयर एक्ट था वो आप देख लो, ठीक है, मैं बेसिकली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस टाइप से करके फैमिली लॉ इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट, इसको पढ़ना आसान है और पढ़ के इसमें से नंबर स्कोर करना भी उतना ही कंपैरेटिवली आसान है। तो आपको ये सब्जेक्ट करके जरूर से जाना है, मेक श्योर ऑफ इट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉ की। अब कॉर्पोरेट लॉ में इस बार इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं कि यार देखो कॉर्पोरेट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको कि आज तक तो चलो क्लैट ने एक एक दो पैराग्राफ दिया, 20 के उसमें होता था, तो हम लोग भी जैसे इसलिए नहीं लेते थे कि कॉर्पोरेट लॉ में अब हम लोग कहें सबको पढ़ने के लिए। लेकिन आपको ये बात जान के चलनी है कि कॉर्पोरेट लॉ अब जो कि इतनी बार रिपीट हो चुका है, तो अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप कॉर्पोरेट लॉ पूरा मत पढ़ो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट हैं वो आपको देख के चलने पड़ेंगे। चाहे आप बात करते हो कंपनीज एक्ट 2013 की, फिर चाहे आप बात करते हो टैक्स लॉ के अंदर, उसके अंदर भी जो चीजें आ रही हैं वो भी आपको देख के चलनी है। तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ भाई जो मेरी प्रिपरेशन है ना क्लैट की, अगर मैं खास करके पीएसयूज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, जहां पे आपका जो कि अब हाईएस्ट स्कोर देखिए 2 साल से बैक टू बैक 95 जा रहा है, तो अगर आपको ये स्कोर या फिर इसके आसपास भी टच करना है ना, तो कॉर्पोरेट लॉ पे यार आपकी पकड़ होनी चाहिए, दैट इज अ वेरी वेरी मस्ट। बाकी अगर आप थोड़ा सा लोअर के लिए टारगेट बना रहे हो देन दैट इज नॉट अ बिग डील, लेकिन 95 85 80 चाहिए तो फिर तो यार पढ़ के जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव दिस सब्जेक्ट बाय एनी मींस, ठीक है। और आपके पास देखो 1 साल का टाइम है, तो अगर आप वीडियो ये अभी देख रहे हो तो मैं बस यहाँ पे आपको काम कर रहा हूँ आंखें खोलने का कि भाई थोड़ा इसको भी ध्यान दे देना, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लाऊंगा इस वीडियो के बाद, मैं कोशिश करूंगा जहां पे मैं आपको बताऊं कि कॉर्पोरेट लॉ में क्या क्या पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन तब तक इन द मीन वाइल आप शुरुआत तो करो, कॉन्स्टिट्यूशन बाकी जो सब्जेक्ट उनको रिवाइज करना पढ़ना शुरू तो करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपसे एक जो चीज और ऐड करना चाहूंगा कि संभव लॉ में पिछले 3 साल से क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर हम लोगों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, आपके सामने है रिजल्ट। और अगर मान लो आप 2024 में हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो इस जर्नी में क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी में, तो आप हमारा क्लैट पीजी का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स जरूर से चेकआउट करिए। बिकॉज इस कोर्स के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्रिहेंसिव कवरेज, जितने भी आपके लीगल टॉपिक्स हैं और जितने भी आपके अच्छे लैंडमार्क केसेस है उनका हम लोग आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से फेमिलियराइज हो जाए जो 4 साल का पैटर्न है ना, और जो आपकी जो नॉलेज है उसको भी आप टेस्ट कर पाओ, सब कुछ आपको मिल पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आपको समरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने
जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक्स हैं या फिर जो इश्यूज है उसकी, और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश अब ये भी करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर कि हम लोग आपको जो इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग आपको पढ़ाएं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आपको ये जो कोर्स है हम लोग अप टू डेट रखेंगे, जितने भी आपके रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना, चाहे 2010 से लेकर 2013 की बात करो वो तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, और 2013 में जो जो इंपॉर्टेंट केसेस आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी जस्टिस चंद्रचूड़ आपके हमारे चीफ जस्टिस हैं हमारे, तो वो अभी काफी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए, जो जो वो चीजें करेंगे हम लोग सब कुछ यहाँ पे कोर्स में कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ने कोशिश ये करी है कि हम लोग हर चीज को सब्जेक्ट के हिसाब से जो सिलेबस गाइड होती है ना वो आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपको एग्जैक्टली पता रहे कि मुझे किस डायरेक्शन में अभी पढ़ाई को लेके जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने हर मॉक पेपर के अंदर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दिए हैं हर क्वेश्चन का, जो कि आप मॉक पेपर्स के अंदर लगाओगे। तो अगर आपका मन है इस कोर्स में एनरोल करने का, तो इस कोर्स का प्राइस हमने बहुत ही ज्यादा नॉमिनल रखा है, केवल 3999 का, केवल इतने का है। तो अगर आपको एनरोल करना है आप जरूर से एनरोल करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दीजिए, और जो 3 साल से हम लोग यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसका आप देख सकते हो रिजल्ट। और अगर आपका चौथा साल आप लोग का जो है उसमें अगर आपको ज्वाइन होना जरूर से आप होइए। अब चलिए आगे बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। तो अगला जो सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है इस बार वो है आपका इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए इंटरनेशनल लॉ के साथ ना सबसे बड़ी जो ग्रीवियांस होती है स्टूडेंट्स की, मैं अगर कहूं वो ये होती है कि सर इसके अंदर ना बेयर एक्ट काफी है, और बेयर एक्ट के अलावा भी सर पता नहीं चलता सर कि क्वेश्चन कहां से उठ के आ जाएगा, क्या पूछ लेंगे, कैसे पूछ लेंगे। तो उसका मेरे पास आपके पास एक क्लियर कट आंसर है। देखो यार, आप कुछ मत करो, एक काम करो, आप ना एक बुक आती है इंटरनेशनल लॉ की, मैल्कम एंड शॉ की, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये मैल्कम एंड शॉ की जो बुक है ये तो बिल्कुल ही एक भयंकर वाली बुक है, इसको तो मैं अगर पढ़ने बैठा तो फिर तो मैं डूब ही जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इसको पढ़ो, बस इसको आदत डालो, देखो किसमें क्या दिया हुआ है, कंसेप्ट क्या क्या कवर किए गए हैं, डिटेल में मत जाओ, बस पढ़ने की आदत डालो, रीड करने की एबिलिटी बनाओ। मैं पूरा पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, केवल रीडिंग एबिलिटी बनाओ, समझो कि इस बुक में दिया क्या हुआ, बिकॉज ये काफी इन डेप्थ बुक है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। और जो आपके मॉक पेपर्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं हम लोग भी जैसे बनाते हैं, तो हम लोग भी कभी कभी मैल्कम शॉ से ही मटेरियल अपना डिराइव करते हैं, पैसेजेस का, बाकी चीजों का। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है आपके रिसेंट के जितने इवेंट्स आपके हो रहे हैं ना, बिकॉज अब यहाँ पे कंसोर्शियम ने पिछली 2 बार से रिसेंट के ऊपर अपना बैक टू बैक फोकस रखा है, तो रिसेंट के ऊपर अब आपको फोकस रखना है, ठीक है। अपने बेसिक्स पे तो ध्यान दो ही दो, लेकिन रिसेंट के ऊपर भी ध्यान दिए रहो, ताकि अगर आपको मान लो 80 85 स्कोर करना है ना, तो आपको वो चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। अगला जो सब्जेक्ट मैं बात करूंगा वो है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस वो सब्जेक्ट है जिससे कि क्लैट कभी जा ही नहीं सकता, जुदा हो ही नहीं सकता, उन लोग की जोड़ी साथ में बनी हुई है, ठीक है, दे आर लाइक टुगेदर, ठीक है, पीस इन अ पॉड जिसको बोलते हैं। और ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रीवियांस होती है स्टूडेंट की वो होती है कि सर इसके अंदर हम कितना ही पढ़ लें हमें आंसर फिर भी मान लो नहीं मिलता है, बिकॉज क्लैट तो कुछ भी पूछ सकता है, कभी रोनाल्ड ड्रंकर पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया, हम जो पढ़ के जाते सर वो तो आता ही नहीं है। तो उसका सिंपल सा आंसर इतना है कि आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो बेसिक्स होती हैं, आपके स्कूल्स कौन से हैं, ठीक है, इसके अलावा जूरिस्ट कौन किस स्कूल से बिलोंग करता है, किसने किस चीज की डेफिनेशन दी है लॉ के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हिसाब से, प्रॉपर्टी के लिए, ओनरशिप के लिए, बाकी चीजों के लिए किसने कौन सी किताब लिखी, ये सब जो बेसिक्स होते हैं ना यार, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। एक बार आपने ये पता करा, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ना ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर वो है सिंपली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। जितने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे, जितने आप मॉक पेपर्स लगाओगे, खास करके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड वाले मॉक पेपर्स, उतना आपका यहाँ पे ना ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो प्रिपरेशन है उसका लेवल अपने आप स्तर बढ़ता चला जाएगा। दैट इज द ओनली वे यू कैन से कि हाँ मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की प्रिपरेशन करके क्लैट पीजी के अंदर अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में, करीब आप समझ लीजिए 60% क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपके पैराग्राफ के अंदर से इसके आपको आंसर मिलते हैं। तो अगर पैराग्राफ के अंदर से आंसर मिल रहा है तो आपको रीडिंग एबिलिटी पे तो काम करना ही पड़ेगा, मॉक पेपर लगाने ही पड़ेंगे। रीडिंग एबिलिटी जो आपकी बुक्स के अंदर है, चाहे आप वीडी मार्जिन की बात करो, एमडी प्रांजपे की बात करो, उनको पढ़ना शुरू करो ना, पढ़ो, बेसिक्स को समझो, वो करने के बाद एमसीक्यूज लगाओ, रीडिंग एबिलिटी पे ध्यान दो, तभी काम बनेगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका तभी निकलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं आखिरी सब्जेक्ट की, जो कि आपको देख के चल रहा है, जिसको कि आप छोड़ नहीं सकते, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट भी वही सब्जेक्ट है जो कि हर बार क्लैट में आता है, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में, बेरैक्ट जो इसकी होती है छोटी होती है, केसेस भी इसमें कम आते हैं, तो इसको कंपैरेटिवली पढ़ना और करना
आसान होता है। बस द फैक्ट इज कि इसमें कभी भी वो लोग ना जनरल नहीं पूछेंगे कि जनरल ये मान लो कॉन्ट्रैक्ट में 2A में क्या दिया है, उसमें क्या दिया है, ये सब नहीं पूछेंगे। दे विल गो फॉर द स्पेशल जो आपके होते हैं ना पार्ट्स, जो पार्ट 2 में आपका दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके लिए वो लोग ज्यादातर यहाँ पे हिट करते हैं। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ाई है ना, दैट कैन नॉट सर्वाइव अपॉन कि हमने बेसिक्स पढ़ लिया सर हमारा काम हो गया। आपको यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्टडी करनी पड़ेगी, पूरी बेराट की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बेलमेंट हो गया, गारंटी हो गया, चाहे आपके डैमेजेस हो गया, लायबिलिटीज हो गया, बाकी जितनी चीजें होती है ना वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए फॉर दिस पॉइंट। और साथ में मैं 2 और सब्जेक्ट ऐड करूंगा कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो कि वो पेयर में चलते हैं। वो है आपके टॉर्ट्स और आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, इन दोनों को यार कर लेना, इन दोनों की बेरैक्ट और आपके जो बेसिकली आर के बांधिया की मैं अगर कहूं टॉर्ट्स के लिए वो देख लेना, फिर आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए भी अवतार सिंह एक बार खोल लेना भाई, देख लेना। ये करके जाओगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट्स में खास करके आपको ना दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज ये लोग अगर पूछते हैं तब, बिकॉज हर बार जो कि स्पेशलाइज्ड उस पर फोकस करते हैं टॉपिक्स के ऊपर। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की ना अच्छी समझ और पकड़ होनी चाहिए। विदाउट दैट अगर आप वही मैं कहा आपसे कि अगर आप बहुत हाई टारगेट का स्कोर कर रहे हो, 90 का सोच रहे हो, 85 का सोच रहे हो, तो वो अचीव करना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो अभी से बैठिए, कोशिश करिए कि आप करीब 6 महीने, ठीक है, 6 महीने लगाइए और उठा के ना अपने बेसिक्स पे काम करना शुरू करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बेसिक्स को अगर आप 6 महीने में इन सब्जेक्ट से खत्म कर देते हो तो आपका समझ लो कि करीब समझ लीजिए 70% काम क्लैट पीजी एग्जाम के लिए हो जाएगा। और बाकी का जो है वो है मॉक पेपर्स का, वो है आपका केसेस का पढ़ने का, वो सब काम आप 6 महीने में आराम से कर सकते हो। लेकिन बेसिक्स को पढ़ना अभी से शुरू करो। मैं आपको लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि मैं आपकी आंखें खोल पाऊं कि यार इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उसकी वजह से उन्होंने वापस कहा है कंसोर्शियम ने कि यार तुम लोग फाउंडेशनल को ना छोड़ नहीं सकते। हम लोग रीसेंट केस लॉस के पीछे इतना जाएं, दैट इज नॉट द राइट वे टू गो। आपको एक बैलेंस बना के चलना है, आपको रीसेंट को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन साथ में आपको फाउंडेशन को भी अपने पास गले से लगा के रखना है। दोनों चीजों को आपको साथ में काम करोगे, बैलेंस बना के रखोगे, तभी आप इस बार क्लैट पीजी 2024 में अच्छा स्कोर कर पाओगे। दिस इज द मैसेज दैट हैज बीन गिवन टू द कंसोर्शियम, मतलब आपको कंसोर्शियम ने दिया है। और अकॉर्डिंगली अब जो आप बात कर रहे हो आगे, मैं वीडियोस लाने वाला हूं क्लैट पीजी के लिए कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। आपके जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे केसेस हैं, पुराने वाले नए वाले जितने हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाकी चीजें हैं, उनको हम लोग डिस्कस यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं संभव लॉ पे। तो अपने जो आपका नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बिकॉज आप मिस आउट नहीं कर सकते। बिकॉज हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हर दिन एवरी डे हम लोग यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो लेके आए, ठीक है। और आप बस वो वीडियो जाओ, 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, आप उसको जाओ, उसको खोलो। आप चाहो तो उसको ना 1.5 का आपके पास एक ऑप्शन आता है 1.5x का, उस पर करके देखो, लेकिन देखो जरूर, ज्ञान जरूर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में उसको बुकमार्क करके सेव कर लेना कि जब असलियत में तैयारी करना शुरू करो तो आपने उसको दोबारा रेफर कर लिया। बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि प्रिपेयर करना कैसे है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि भाई संभव सर हैं यहाँ पे, हम लोग आपके लिए रोज वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज आइए ज्वाइन करिए संभव लॉ की कम्युनिटी को। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जरूर से ज्वाइन करिए। अपडेट्स बाकी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो फिर नीचे कमेंट्स में हम लोग को जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।